Welcome. The next topic we are discussing is the HMP shunt. HMP shunt is a minor pathway. Now, what is HMP shunt is we'll come back to this pathway part, but let's talk about some basic details about HMP. क्योंकि जब मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया तो आपके दिमाग में चीज क्लियर थी कि यार ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि देयर इज गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज एंड वी आर गोइंग टू जनरेट द पाइरुवेट एंड एनर्जी. जब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा तो नाम से समझ में आ रहा था कि ग्लूकोज बनाने वाले. तो एचएमपी शंट सुन के समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्यों रहा है, तो पहले हम वो समझ लेते हैं. एचएमपी शंट का दूसरा नाम, एचएमपी शंट का पूरा फुल फॉर्म हो गया हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. इसका फंक्शन ये है, इट इज टू जनरेट NADPH. NADPH. What is the function of HMP shunt? To generate the NADPH. NADPH को NADH से कंफ्यूज नहीं करना है. NADH was equal to 2.5 ATP. NADPH is not an energy. NADPH ये कोई एनर्जी नहीं है. It is not an energy. It is not an energy. एनर्जी कौन सा था? NADH, which was equal to 2.5 ATP. NADPH बिल्कुल अलग चीज है. अभी हम देखेंगे इसका क्या काम है. बट अभी के लिए हमें एक चीज समझ में आई कि HMP शंट हम क्यों करते हैं. हमें बनाना है NADPH. ATP वगैरह कुछ नहीं बनता, इसमें बनता है NADPH. इसके अंदर हमारे को मेन 3 एंजाइम काम आते हैं. जो इसका सबसे लेजी एंजाइम है, दैट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. The second enzyme that we are going to use here is trans-aldolase. The third enzyme which we are going to use here is trans-ketolase. So ये 3 एंजाइम काम लेंगे. ये जो ट्रांसकीटोलेज होता है, इसका को एंजाइम होता है विटामिन B1. वेरी सेंसिटिव. अगर विटामिन B1 थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो ट्रांसकीटोलेज काम करना बंद कर देता है. इनफैक्ट हमें कभी ये चेक करना होता है ना कि विटामिन B1 हमारी बॉडी में नॉर्मल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी चेक कर लेते हैं. अगर ट्रांसकीटोलेज अच्छे से काम कर रहा है मतलब विटामिन B1 होगा तभी वो काम कर रहा है. So these are the 3 main enzymes which are there. Now, if you see this HMP shunt pathway, it is very complex. And as such, they don't ask any direct question on this entire pathway कि अगर आपको इसको पूरा pathway याद करना पड़ेगा फिर ही हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे. पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. आप देखो इसके अंदर क्या होता है, 2 फेजेस में रिएक्शन होती है. एक होती है ऑक्सीडेटिव, एक होती है नॉन ऑक्सीडेटिव. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच इज हैपनिंग in this entire pathway, oxidative and the non-oxidative. So I am writing here, when it comes to HMP shunt, HMP shunt के 2 phases हो गए, oxidative phase and non-oxidative phase. ये जो oxidative होता है ये irreversible होता है और non-oxidative जो होता है वो reversible होता है. Now, what is the basic idea behind the HMP shunt? हमें ये समझ में आ गया कि HMP shunt से हम NADPH बनाएंगे. ATP वगैरह कुछ नहीं बनेगा, NADPH बनेगा जो कि एनर्जी नहीं है. ये जो HMP shunt होता है ये चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर. Let's see the conclusive reaction. कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, हम वो समझ लेते हैं. So, HMP shunt को चालू करने के लिए to start HMP shunt we require glucose 6 phosphate के 3 molecules. We require 3 molecules of glucose 6 phosphate. ये जो HMP shunt होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है. एंड वी नो दैट द रेट लिमिटिंग एंजाइम इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. जब हम ये पूरा HMP shunt खत्म कर लेते हैं, हम चालू करते हैं, वी स्टार्ट विथ 3 molecules ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. व्हेन वी कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस, आउट ऑफ 3 molecules वी गेट बैक 2 molecules ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज इट इज बैक. 3 में से 2 तो वापस आ जाते हैं. एक मॉलिक्यूल मिस हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सो आई कैन से बेसिकली 6 कार्बन्स आर मिसिंग. आउट ऑफ 6 कार्बन्स 3 कार्बन्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. द रिमेनिंग 3 कार्बन्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. सो जितने कार्बन से चालू किया था उतने कार्बन वापस आ गए, प्लस वी विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज 6 molecules ऑफ NADPH. 6 molecules of NADPH. इसीलिए हमने HMP shunt किया था. Along with that, there is no energy is generated. So एक क्वेश्चन आता है कि HMP shunt में कितने ATP बनते हैं? कोई ATP नहीं बनता. 0 ATP. 0 high energy phosphate is synthesized. No energy is synthesized in HMP shunt. It's a very important MCQ.
अब हमें ओके ये समझ में आ गया कि एचएमपी शंट से एनर्जी नहीं बनती, एनएडीपीएच बनता है। और एनएडीपीएच जो है वो एटीपी नहीं है, एनएडीपीएच इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एनएडीएच मॉलिक्यूल। तो एनएडीपीएच अगर एटीपी नहीं बना सकता तो इसका क्या करना है फिर? एनएडीपीएच हम बना क्यों रहे हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एनएडीपीएच? सो लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ एनएडीपीएच। To understand the function of NADPH, I want you to recall a concept that we have discussed in a video of the amino acid. That was glutathione. So what was that? Glutathione वाला concept क्या था? तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है फ्री रेडिकल्स बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर लाइक अनगाइडेड मिसाइल, जो भी इनके रास्ते में आता है ये उसको उड़ा देते हैं। वायरस टकराएगा तो वायरस को उड़ा देंगे, आरबीसी टकराएगा तो आरबीसी को उड़ा देंगे, तो ये तो खतरनाक हो जाता है। तो जब भी फ्री रेडिकल बनता है वो आरबीसी को डैमेज कर सकता है। तो नेचर ने आरबीसी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया था और उसका नाम था रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। अगर आपको याद है अगर आपने वो डिस्कशन सुना है ग्लूटाथायोन वाला, तो उसमें बताया था मैंने आरबीसी के ऊपर एक कवर होता है दैट इज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन का फॉर्मूला था GSH-SH-G। जैसे ही ये फ्री रेडिकल उससे टकराता है तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, ये हाइड्रोजन दे दिए जाते हैं। ये हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं फ्री रेडिकल के साथ में और फ्री रेडिकल को कन्वर्ट करके बना देते हैं वाटर। एंड वी नो दैट वाटर इज नॉट हार्मफुल। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो आरबीसी एक बार बचने के लिए तो बच गया फ्री रेडिकल से। अब लेकिन ये जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन था जिसका फॉर्मूला GSH-SH-G था, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा GSSG एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन। और ये जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन होता है ये आरबीसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर इस स्टेज में अगर कोई दूसरा फ्री रेडिकल आ गया तो ये आरबीसी को डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम कभी भी नहीं चाहते कि आरबीसी के ऊपर जो कवर हो वो ऑक्सीडाइज स्टेट में हो। हम तो ये चाहते हैं ये जो शील्ड है ये हमेशा रिड्यूस स्टेट में रहे। तो जैसे ही ऑक्सीडाइज स्टेट बनता है, जैसे ही ऑक्सीडाइज फॉर्म बनता है, हम इसको तुरंत इमीडिएटली दिस ऑक्सीडाइज फॉर्म वी विल ट्राई टू कन्वर्ट बैक इनटू द रिड्यूस फॉर्म। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी हैव टू ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करके ऑक्सीडाइज को रिड्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं हम उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो द नेम ऑफ एंजाइम हियर इज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। सो ये हाइड्रोजन आएंगे कहां से? ये जो हाइड्रोजन है ये दिए जाते हैं NADPH से। NADPH में हाइड्रोजन होते हैं तो ये हाइड्रोजन यहां से आएंगे। सो अब हमें समझ में आ गया कि NADPH का यूज क्या है। NADPH क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होने में हेल्प कर रहा है। या फिर मैं ऐसा बोल दूं NADPH क्या काम कर रहा है? आरबीसी को फ्री रेडिकल की इंजरी से बचाने में हेल्प कर रहा है, उसकी शील्ड को बनाने में काम कर रहा है। सो आई कैन से वन ऑफ द फंक्शन ऑफ NADPH is to convert oxidized glutathione to reduced glutathione. ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल कोरिलेशन आउट ऑफ दैट? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है हेमेटोलॉजी के अंदर, हम उसको इससे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर का जो शील्ड है दैट इज इन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। हम कभी भी नहीं चाहते कि आरबीसी के ऊपर जो शील्ड है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो। हम तो ये चाहते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन वी वांट टू कन्वर्ट दैट इमीडिएटली इनटू रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। हम तो ये चाहते हैं कि तुरंत रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो जाए सो दैट फ्री रेडिकल इसको इंजर नहीं कर पाए। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ता है। ये हाइड्रोजन आते कहां से? ये हाइड्रोजन हमने बोला था ये आएंगे NADPH से। NADPH कौन से पाथवे से जनरेट होता है? NADPH जनरेट हो रहा था HMP शंट से। HMP शंट को चलाने के लिए जो रेट लिमिटिंग स्टेप था, द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर द HMP शंट वाज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको आपने पैथोलॉजी की बुक में शॉर्ट में लिखते हो आप G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। सो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पेशेंट है उसके अंदर ये वाला एंजाइम नहीं है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम। अगर किसी के अंदर G6PD एंजाइम नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, HMP शंट चलेगा ही नहीं चलेगा तो NADPH नहीं बनेंगे, NADPH नहीं बनेंगे तो हाइड्रोजन नहीं है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो आरबीसी के ऊपर का जो कवर है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रह जाएगा, मतलब कि काम ही नहीं करेगा।
अगर किसी के ऊपर आरबीसी के ऊपर कवर नहीं है, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन नहीं है, रिड्यूस नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है, अगर उसकी बॉडी में कभी भी फ्री रेडिकल बनेगा तो वो जो फ्री रेडिकल्स होंगे वो आरबीसी को इंजर करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, अंदर तक चले जाएंगे, और जैसे ही वो आरबीसी के अंदर जाएंगे वो हीमोग्लोबिन को खराब कर देंगे। सो फ्री रेडिकल की इंजरी हो जाएगी और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो एक जगह पे कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, जहां पे भी फ्री रेडिकल टकराएगा वहां पे। बाकी की जगह तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब ये बेसिकली आरबीसी अब थोड़ी सी खराब हो गई, इसको हम बोल देते हैं डिफेक्टिव आरबीसी। जब हमारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन में ये देखा जाता है कि कोई डिफेक्टिव सेल तो नहीं है, तो जब ये डिफेक्टिव आरबीसी पहुंचेगी स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन इज द फिल्टर ऑफ द ब्लड, तो स्प्लीन के अंदर लोकल मैक्रोफेजेस होते हैं, मतलब कि ये वहां की पुलिस होती है। तो जो भी डिफेक्टिव सेल आता है स्प्लीन के अंदर, जो भी डिफेक्टिव सेल आता है, ये मैक्रोफेज उसको आइडेंटिफाई करके उसको हटा देती है। तो ये मैक्रोफेज इसकी तरफ जाएगी, लोकल मैक्रोफेजेस जो हैं, द लोकल पुलिस विल गो टुवर्ड्स दीज डिफेक्टिव आरबीसी एंड विल ट्राई टू रिमूव दिस डिफेक्टिव पार्ट। कैसे रिमूव करेंगे? सो फॉर एग्जांपल हियर इज द डिफेक्टिव पार्ट, सो दीज मैक्रोफेज विल अप्रोच टुवर्ड्स दिस, और ये जो डिफेक्टिव पार्ट है ये मैक्रोफेज उसको काट के खा के निकाल देगी कुछ इस तरीके से। दीज मैक्रोफेजेस विल गो, उधर जाएगी उसकी तरफ और उसको खा के निकाल देंगे। जब इसको कट करके निकाल दिया जाएगा तो अब आरबीसी कुछ इस तरीके से दिखेगी। सो बेसिकली इन दैट प्रोसेस थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लॉस हो जाता है, और जब भी लॉस होगा हीमोग्लोबिन का तो पेशेंट को एनीमिया हो गया। अब ये जो सेल है ये सेल ब्लड में घूमता रहेगा और वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप यहाँ पे एरो में देखिए, इज लुकिंग लाइक एज इफ समवन हैज टेकन अ बाइट फ्रॉम द आरबीसी, और ये जो सेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं बाइट सेल। सो पेशेंट के पेरिफेरल ब्लड फिल्म में आपको बाइट सेल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लॉस हुआ है थोड़ा सा, तो इसको एनीमिया हो जाएगा। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसके अंदर ये वाला एंजाइम नहीं था, G6PD। सो इसको हमने बोल दिया G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। G6PD की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो रहा है, इसलिए इस डिजीज का नाम रख दिया G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। सो लेट्स राइट डाउन दिस पॉइंट। द डिजीज दैट वी आर डिस्कसिंग इज G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है, एक तो ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि मेल्स को होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सेकंड, इसको जब आप पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखते हो, एक तो आपको इसके अंदर बाइट सेल्स देखने को मिलती है विच आर देयर इन दिस इमेज। सेकंड, आपको ये प्रेसिपिटेटेड जो हीमोग्लोबिन है, ये वाला जो प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन है, ये भी देखने को मिलता है। इस प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं हाइंस बॉडीज। These are called as Heinz bodies. So आपको आरबीसीज के अंदर हाइंस बॉडीज देखने को मिलेंगे। सो वन इज द बाइट सेल एंड सेकंड इज द हाइंस बॉडी। कैसे हम पता करेंगे कि पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है? G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया तभी ट्रिगर होगा जब उस पेशेंट के अंदर फ्री रेडिकल्स बनेंगे। जब भी फ्री रेडिकल बनेंगे पेशेंट को एनीमिया ट्रिगर हो जाएगा। और फ्री रेडिकल कब कब बन सकते हैं? फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं जब भी इस पेशेंट को कोई इंफेक्शन होगा, या देर आर सर्टन ड्रग्स विच लीड्स टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। और उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हम मलेरिया में देते हैं, दैट इज प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन एक ऐसा ड्रग है जो फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करता है। तो आप और मैं प्राइमाक्विन खाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के अंदर G6PD की डेफिशिएंसी है, मतलब उसकी आरबीसी के ऊपर शील्ड नहीं है, और अगर उसने प्राइमाक्विन खा लिया तो उसकी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा और उसको हीमोलाइसिस हो जाएगा। This is going to have a hemolytic anemia. It can occur with ATTs. Anti-tubercular drugs भी होते हैं, वो भी free radicals बनवा सकते हैं। So these are some of the hint that will be there in the MCQ. वो आपको ये बोलेंगे पेशेंट बिल्कुल ठीक था, उसने प्राइमाक्विन खाया या ATT खाया और उसके बाद खाने के बाद उसको एनीमिया हो गया। ड्रग्स खाने के बाद में तुरंत उसको नेक्स्ट डे एनीमिया हो गया, पहले कुछ भी नहीं था। तो हम बात कर रहे हैं G6PD डेफिशिएंसी की। सो द हिंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। हम कैसे डायग्नोज करेंगे MCQ के अंदर? द हिंट विल बी देयर आर सर्टेन ड्रग्स, वो लेने के बाद में एनीमिया हो रहा है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ NADPH? इसके अलावा और क्या काम है? एक तो समझ में आ गया कि ये आरबीसी के ऊपर शील्ड बनाने में हेल्प करता है, रिड्यूस ग्लूटाथाइन की। व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ NADPH? इट हेल्प्स इन स्टेरॉइड सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस,
लिपिड सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस। सो जब भी हमें कोई भी सिंथेसिस करना होता है तब हमें NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर द अदर यूजेस ऑफ NADPH, बट सबसे इंपॉर्टेंट यूज है क्लिनिकली भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आरबीसी के ऊपर एक शील्ड बनाता है। एक बार हम इस चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया, तो हम HMP शंट की बात कर रहे थे। HMP शंट जो होता है, बेसिक आइडिया ये, HMP शंट से हमें NADPH बनाना है। NADPH इज नॉट एन एनर्जी। तो कितने ATP बनते हैं HMP शंट में? 0। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। अब ये NADPH हमारी बॉडी में करता क्या है? NADPH का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आरबीसी की शील्ड को रिड्यूस स्टेट में रखना, सो दैट द फ्री रेडिकल इंजरी विल नॉट हैपन। बट अगर किसी के अंदर G6PD नहीं है तो HMP शंट नहीं चलता तो उसकी आरबी की शील्ड काम नहीं करती। तो जब भी उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाता है और पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज X-linked रेसेसिव। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो वाइट सेल्स और हाइंस बॉडीज देखने को मिलेंगे, राइट? सो दीज आर द डिटेल्स टू बी रिमेंबर्ड व्हेन इट कम्स टू द HMP शंट। थैंक यू।